मेरा नाम वरदान मिश्रा है और मैं मध्य प्रदेश के सागर शहर का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपनी लाइफ की कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं। मैं अपने बचपन से शुरुआत करता हूं। सागर शहर में मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, वो शहर से बहुत दूर है और कॉलोनी के आसपास खेत ही खेत है। ये बात साल 1998 की है, जब मेरे पापा का ट्रांसफर सागर में हुआ था और हम इस नई बनी कॉलोनी में आके रहने लगे थे। पूरी कॉलोनी में करीब 150 घर थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10-12 घरों में ही लोग रहा करते थे। बाकी सब मकान खाली पड़े थे। मैं तब 7th क्लास में था और गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी। हर रोज रात 9 से 11 बजे लाइट जाया करती थी, लेकिन लाइट जाने से हम बच्चों के मजे हो जाते थे। घुप अंधेरे से भरे आसमान में आप एक एक तारा देख सकते हैं। हम सभी बच्चे छत पर इकट्ठा हो जाते और मस्ती करते। मैं उन सभी में सबसे बड़ा था, बाकी सब मुझसे 1-2 साल छोटे ही थे। पापा और अंकल लोग और मम्मी लोग सब अलग अलग खड़े होते। वो सब भी अपनी बातों में मस्त रहते। बहुत मजा आता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब मुझे 5 साल बाद मिल सका। तो एक रात हर रोज की ही तरह लाइट गई हुई थी, लेकिन उस रात लाइट आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। इसलिए आंटी अंकल सभी लोग नीचे घर के अंदर चले गए थे। लाइट हमेशा ठीक 9 बजे जाती और 11 बजे आ जाती थी। मैं और मेरे साथ दो और दोस्त छत की पट्टी पर बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे। मेरी पीठ पीछे नाली की तरफ थी कि तभी मेरे सामने बैठे मेरे दोस्त ने मुझे पीछे मुड़कर देखने को बोला। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि मुझसे करीब 8 फीट दूर एक अजीब सा कोई जानवर पट्टी पर बैठा हमारी तरफ देख रहा है। वो जानवर बहुत अजीब सा धुंधला सा था। बिल्ली से तो काफी बड़ा था, पर बिल्ली नहीं था और उसको देखकर दिल में डर आ रहा था। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, मेरे पापा छत पर मुझे बुलाने के लिए आ गए। लाइट भी आ चुकी थी। हम लोग खुश होने लगे और खुशी में लाइट आ गई बोलते हुए नीचे चले गए। 5 सालों तक मैं उस अनजान चीज को एक कुत्ता ही समझता रहा। उसी साल गर्मियों की छुट्टियों में जून का महीना चल रहा था। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन एक दिन दोपहर में किसी बात पर मैं मम्मी से झगड़ा करके अपनी साइकिल उठा के घर से निकल गया। उस वक्त दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। मैं साइकिल चलाता हुआ घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड में चला गया। हम लोग अक्सर उस ग्राउंड में शाम को क्रिकेट खेलने जाया करते थे और उस वक्त दोपहर का टाइम था और चारों तरफ सुनसान था। मैंने एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करी और एक पत्थर उठाकर पेड़ पर लगे आम तोड़ने की कोशिश करने लगा। मैंने एक पत्थर फेंका और दूसरा पत्थर ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरी नजर मुझसे करीब 250 कदम दूर खेत में खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। मैं उस वक्त गुस्से में था, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दूसरा पत्थर उठाया और ऊपर पेड़ पर फिर से मारा और फिर तीसरा पत्थर उठाने को मुड़ा तो देखा कि वो औरत पहले से बहुत पास आ चुकी थी। मैंने फिर भी ध्यान ना देते हुए तीसरा पत्थर उठाकर फिर से पेड़ पर फेंका और मुड़ा तो देखा कि वो औरत अब और नजदीक आ गई थी। अब मेरा माथा ठनका। केवल 1 या 2 सेकंड में कोई इतनी तेजी से कैसे आ सकता है? मेरा मतलब केवल झुक के पत्थर उठाने में टाइम ही कितना लगता है, और इतनी देर में ही वो औरत मेरे पास आ चुकी थी। बात समझ आते ही मेरे पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। दिल कह रहा था भाग। इतनी तेज धूप में भी उस औरत का चेहरा धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। मैंने बिना वक्त गंवाए जितना तेज हो सकता था साइकिल चलाते हुए अपने घर आ गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को यह बात नहीं बताई।
जब मैं 9वीं क्लास में आया तो इन सब बातों को थोड़ा बहुत समझने लगा था। बड़े बाजार में मेरी नानी का घर है और उनके घर के पास ही एक बहुत पुराना शीतला माता का मंदिर है। ये मंदिर मेरे नाना जी के दादाजी ने बनवाया था और बहुत पुराना है। हर साल 9 दुर्गा के समय यहाँ ओझा तांत्रिक वगैरह आते हैं और अगर किसी पे कोई ऊपरी परेशानी होती है तो उसकी मदद भी करते हैं। मैं मम्मी के साथ नानी के घर आया हुआ था। मेरा कजन भी मेरी ही उम्र का है और वो मुझे ऊपर बालकनी में ले गया। बोला कि चलो एक मजेदार चीज दिखाता हूं। अंधेरी छत पर हम दोनों छुपकर नीचे मंदिर पर ही नजरें गड़ाए हुए थे। नीचे एक ओझा कुछ मोर के पंखों से बने एक डंडे को हाथ में लिए कुछ बोल रहा था। तभी दो लोग एक पतली सी औरत को मंदिर के अंदर लेकर आए। वो औरत बहुत बीमार और कमजोर सी लग रही थी और मुश्किल से दो लोगों के सहारे से चल पा रही थी। पर जैसे ही उस औरत ने उस तांत्रिक को देखा, वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उस औरत में इतनी ताकत आ गई थी कि उसके एक झटके से उसका पति दूर जाकर गिर गया। उस औरत की आवाज भी बहुत अजीब थी। फिर किसी तरह बाकी लोगों की मदद से उसे तांत्रिक के सामने बैठाया गया। तांत्रिक ने उसको जोर से एक छड़ी मारी और वो औरत जोर से चीखी। तांत्रिक चिल्लाया, कौन है तू? और तांत्रिक ने उसके थोड़े से बालों के गुच्छे को पकड़कर उखाड़ दिया। और अब जो हुआ उसे देखकर तो हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उस औरत के मुंह से दो आवाजें आ रही थी, एक आदमी की और एक उसकी खुद की। वो जोर से चिल्लाकर बोली, जाने दो, मुझे जाने दो। उस औरत की सास ये सब देखकर रोने लगी। उसका पति भी बहुत परेशान लग रहा था। रहमी से उस औरत को एक और छड़ी मारी। बोल, कौन है तू? क्यों इस बेचारे परिवार को परेशान कर रहा है? किसने भेजा है तुझे? वो औरत अब दोनों आवाजों में गुर्रा रही थी। बीच बीच में वो औरत की आवाज में रोने लगती। बोलता है या नहीं? तांत्रिक फिर से बोला और फिर एक छड़ी मारी और कोई मंत्र पढ़ने लगा। ऊपर खड़े ये देखते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन इस बात की तसल्ली भी थी कि मैं ऊपर अकेला नहीं था। कुछ सेकंड बाद उस औरत ने बोलना शुरू किया। उसने भारी सी आवाज में उस तांत्रिक को बताया कि वो टीकमगढ़ के पास किसी पिपरिया गांव का रहने वाला है। उसकी एक छोटी बेटी भी है और वो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाया करता था। उसकी बेटी को जन्म देते हुए उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और उसने जैसे तैसे अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन एक दिन मौका देखकर मेरे साले ने मेरे खेत में बने एक कुएं में मुझे पीछे से धक्का दे दिया और पुलिस को पैसे खिलाकर आत्महत्या का केस बनवा दिया। उसने मेरी सारी जमीन भी हड़प ली। मेरा साला मेरी 6 साल की बेटी से घर का सारा काम करवाता है और जब वो रोती है तो वो और उसकी पत्नी उसको मारते हैं। मेरी बेटी बहुत दुखी है, मुझे जाने दो। इतना कहकर वो औरत आदमी की मिलीजुली आवाज में रोने लगी और बोली कि मेरा श्राद्ध तक नहीं करवाया गया, इसलिए मैं भटक रहा था और एक दिन आगरा के किसी तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया और अपने वश में कर लिया। लेकिन जब मैंने उसे अपनी कहानी बताई तो उसने दया करके मुझे बदला लेने के लिए छोड़ दिया। मेरा गांव ही इस औरत का मायका है, मुझे अपना बदला लेना है। और इतना कहकर वो जोर जोर से अजीब सी आवाज में हंसने लगी। ये सब कुछ बहुत ही डरावना था। हम ये सब देख ही रहे थे कि मेरी नानी हमें ढूंढते हुए ऊपर छत पर आ गई और हम दोनों को बहुत डांट लगाई। उसके बाद उस औरत का क्या हुआ ये तो मैं नहीं देख पाया, पर उस रात के बाद से मेरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर 1 साल बाद मैं 10वीं क्लास में आ गया। मेरा स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर था, इसलिए पापा ने मुझे एक नई साइकिल खरीद कर दी थी।
मैं भी बहुत खुश था। तो एक बार मैंने और मेरे कॉलोनी के कुछ दोस्तों ने पिकनिक मनाने का प्लान बनाया। मेरी कॉलोनी से करीब 2 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक जैन मंदिर है। वो जगह थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत सुनसान थी। और उसी पहाड़ी के नीचे कुछ 10-12 आम के पेड़ एक साथ लगे थे। ये सारे पेड़ उस मंदिर की तरफ जाने वाली मेन रोड से करीब 300 कदम की दूरी पर थे। मुझे मिलाकर हम 5 दोस्त थे। हम सभी ने वहीं उन पेड़ों के नीचे बैठने का डिसाइड किया। हम सब अपने अपने घर से टिफिन भी लाए थे। हमने एक बड़ी सी दरी बिछाई और सारे टिफिन उस पर रख दिए। फिर मेरे 2 दोस्त पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। मैं और मेरे 2 और दोस्त थोड़ा और अंदर की तरफ जाने लगे। थोड़ा दूर पहुंचे तो देखा कि वहां एक गहरा कुआं था, जिसमें कुछ फटे कपड़े और नींबू पड़े थे। उस जगह एक अजीब सी घुटन थी, लेकिन वो जगह तो बिल्कुल शांत और खुली थी। वहां हमें घुटन क्यों महसूस हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। हम तीनों उस कुएं की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक बिना एक भी शब्द बोले हम वहां से भागने लगे। हमें भागता देख हमारे बाकी के दोनों दोस्त भी भागने लगे। हम पांचों ने साइकिल उठाई और जितनी तेज चला सकते थे चलाकर वहां से भाग निकले। करीब 1 किलोमीटर दूर पर एक बीजासेन काली माता का मंदिर है। वहां पहुंचकर हम पांचों रुक गए और हंसने लगे। हमने एक दूसरे से पूछा कि हम भागे क्यों थे। जब हम तीनों उस कुएं के पास गए थे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दिल से बार बार बस यही आवाज आ रही थी, भागो भागो यहां से। यह बिल्कुल वही फीलिंग थी जैसी उस दिन उस औरत को देखकर मैंने महसूस की थी। जो 2 लड़के पेड़ पर चढ़े थे, उन्होंने बताया कि जब वो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो घनी पत्तियों के बीच उन्हें कोई परछाई सी नजर आई। वो देखते ही वो दोनों डर गए और भागने लगे। हम लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि मुझे याद आया कि मेरी दरी तो वहीं छूट गई है। मेरे साथ कोई भी दोस्त वापस जाने को तैयार नहीं था, और अगर मैं वो दरी वापस नहीं लाता तो मम्मी बहुत गुस्सा करती और फिर कभी पिकनिक पर भी नहीं जाने देती। मैंने मां काली का नाम लिया और किसी तरह हिम्मत जुटाकर वापस उसी जगह को निकल गया। मेन रोड पर पहुंचकर मैं उन आम के पेड़ों को देख ही रहा था कि तभी ऊपर पहाड़ी से मंदिर के माली ने आवाज लगाई, ए लड़के, इधर आओ, तुम्हारी दरी मेरे पास है। पहाड़ी चढ़कर ऊपर मैं उसके पास गया तो वो बोला, मैंने तुम लोगों को आते और फिर भागते हुए देख लिया था। ये सारी जगह मंदिर के ट्रस्ट की है और जहां तुम लोग गए थे वो जगह सही नहीं है, खासकर बच्चों के लिए। मैंने चुपचाप अपनी दरी वापस ली और घर आ गया। आप इस तरह हम लोगों का भागना, डरपोक होना समझ सकते हैं, लेकिन हम पांचों का बिना एक भी शब्द एक दूसरे से बोले एक साथ भागना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। फिर 1 साल बाद मैं 11th क्लास में आ गया। यह बात साल 2005 की है। जुलाई या अगस्त का महीना रहा होगा और मुझे मेरे उस सवाल का जवाब मिला जो 7वीं क्लास में मैंने देखा था। तो हुआ यूं कि 2005 तक भी कॉलोनी में बहुत ही कम लोग रहा करते थे। उसकी एक वजह यह थी कि कॉलोनी शहर से बहुत दूर थी और आसपास कोई और कॉलोनी और मार्केट भी नहीं थी। छोटे से छोटे सामान के लिए भी शहर जाना पड़ता था। कॉलोनी के ठीक पीछे एक पार्क है। उसी के सामने के कुछ घरों में कुछ फैमिलीज रहती थी। उनमें से एक शालू दीदी थी। वो पहले तो बिल्कुल ठीक थी और उनके छोटे भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, पर कुछ ही दिनों में अचानक से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। वो एकदम से कमजोर होती चली गई। डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। कई तरह की दवाइयां भी दी, लेकिन उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यह बात कॉलोनी में सभी को पता थी कि उनकी तबीयत खराब है।
फिर एक दिन उनके परिवार वालों ने एक ओझा को बुलवाया पूजा पाठ कराने के लिए। उनका घर पार्क से बस 60 कदम की दूरी पर था। शाम के करीब 7:30 बजे थे, लेकिन आबादी कम होने की वजह से कॉलोनी में शाम से ही ऐसे लगने लगता जैसे आधी रात हो गई है। दीदी के घर पूजा चल रही थी। मैं और मेरा एक दोस्त और एक बिट्टू भैया वहीं पार्क के ठीक सामने खड़े कुछ बातें कर रहे थे। बिट्टू भैया हम दोनों से 6-7 साल बड़े थे। मैं दीदी के घर की तरफ पीठ करके खड़ा था कि तभी अचानक से माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हमारे सिर के ठीक ऊपर जो स्ट्रीट लाइट लगी थी वो भी जलने बुझने लगी। मैं वहां अपनी ही धुन में खड़ा था कि अचानक मेरे दोस्त ने मुझे पीछे मुड़ने को बोला। पीछे मुड़ा तो देखा कि ठीक मेरे सामने एक अजीब सा कुत्ते जैसा कुछ खड़ा था। वो कुत्ते जैसा लग तो रहा था, लेकिन था नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सियार और कुत्ते को मिक्स कर दिया हो। रंग बिल्कुल काला। वो हम लोगों के सामने खड़ा ही था कि बिट्टू भैया हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और तभी स्ट्रीट लाइट बहुत ज्यादा डिम हो गई। भैया ने और जोर से हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया और हमारे देखते ही देखते वो अजीब सा कुत्ता खेतों के घुप अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाते ही लाइट भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मैंने बिट्टू भैया और अपने दोस्त से पूछा कि वो क्या था, तो उन्होंने बताया कि वो एक खब्बीसा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि भूतों की दुनिया में खब्बीसा सबसे खतरनाक होते हैं। ये अपने शिकार की बॉडी पर हावी हो जाते हैं और उसका खून पीकर जिंदा रहते हैं। शिकार सोचता है कि उसको कोई बीमारी हो गई है, इसीलिए वो कमजोर होता जा रहा है। उनकी बात सुनकर मैं हंसने लगा। फिर हम सब अपने अपने घर चले गए। घर आकर मैंने खाना खाया और खाना खाकर पढ़ने ही बैठा था कि तभी मेरे उसी दोस्त ने बाहर से आवाज लगाई। मैंने उसे अंदर बुलाया। उसने मेरी मम्मी से कहा कि उसके घर पर आज कोई नहीं है और क्या वो मुझे आज रात के लिए अपने घर ले जा सकता है। मेरी मम्मी ने बोला ठीक है, और मैं कुछ किताबें लेकर उसके साथ उसके घर चला गया। उसका घर उन दीदी के घर के ठीक सामने ही था। घर के अंदर जाते ही उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। मैंने उससे बोला कि कम से कम खिड़की तो खुली रहने दे, अंदर बहुत उमस हो रही है, लेकिन उसने कहा कि उसे डर लग रहा है। यह सुनकर मैं उसका मजाक उड़ाने लगा। मैंने कहा हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे डरपोक मत बनो, वो सिर्फ एक कुत्ता था और कुछ नहीं। यह सुनकर वो बहुत सीरियस हो गया और फिर उसने जो बताया वो सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो बोला, तुझे क्या पता, तू तो उनके घर की तरफ पीठ करके खड़ा था। उसने बताया कि जैसे ही दीदी के घर में पूजा पाठ खत्म हुई, मैंने और बिट्टू भैया ने देखा कि उनके गेट से एक काली परछाई बाहर निकली और वो अंधेरे खेतों की तरफ जा रही थी, लेकिन जाते जाते वो तुम्हारी आवाज सुनकर वहीं रुक गई और धीरे धीरे उसने वो अजीब सा कुत्ते जैसा रूप ले लिया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। हमने उसे परछाई से कुत्ता बनते देखा था, पर जब तूने उसे देखा तो उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। आज अगर बिट्टू भैया साथ नहीं होते तो हम दोनों में से कोई ना कोई पक्का उसका शिकार बन जाता। इतना कहते कहते उसका गला भर आया और वो रुआंसा हो गया। मैंने उसको शांत किया। फिर करीब 11 बजे हम दोनों सो गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक